नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए अपन शुरुआत करते हैं अपने क्लास के। बहुत अच्छा टॉपिक आपके इतिहास के अंतर्गत चल रहा है। दोस्तों सभी को नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। देखिए चलते हैं दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुप्त काल। गुप्त काल दोस्तों आपके अंत की ओर है, एक या दो क्लास इसकी बची हुई है, फिर भी अपन शुरुआत करते हैं। देखिए कि गुप्त काल में अपन ने पहले राजनीतिक स्थिति पढ़ी, फिर प्रशासनिक स्थिति अपन ने देखी, फिर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक। अब उसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं आपकी जो गुप्त कालीन स्थिति है, कला और संस्कृति। दोस्तों सबसे ज्यादा जो आपका क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से आने की पूरी संभावना रहती है कि गुप्त काल के अंतर्गत हमारे देश की कला और संस्कृति कैसी थी या क्या स्थिति थी। गुप्त काल में कौन कौन से ग्रंथों का रचना हुई या कौन कौन से मंदिरों को बनाया गया या कौन कौन से नई कलाओं का विकास गुप्त काल के अंतर्गत हुआ। ध्यान देना दोस्तों कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को कला और संस्कृति की वजह से ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि गुप्त काल को दोस्तों ये भारतीय इतिहास में गोल्डन एज या क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस काल के अंतर्गत दोस्तों सभी क्षेत्रों के अंतर्गत सर्वांगीण विकास हुआ था। इसी कारण भारतीय इतिहास के इस वंश को दोस्तों स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों अपन देखते हैं गुप्त काल की कला और संस्कृति कि गुप्त काल के अंतर्गत जो कला और संस्कृति दोस्तों आपकी थी वो कैसी थी, देखते हैं बेटा। कला और संस्कृति, कला और संस्कृति गुप्त काल के अंतर्गत कैसी थी, देखिए बेटा। सबसे पहले देखिए कि गुप्त काल में, ध्यान देना बेटा, गुप्त काल में सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास होने के कारण, देखिए दोस्तों कि गुप्त काल में सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास होने के कारण इस काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल या अपन कह सकते हैं गोल्डन एज, या फिर दोस्तों अपन कह सकते हैं क्लासिकल एज। क्लासिकल एज देखिए बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्यों स्वर्ण काल कहा जाता है, ऐसा क्या कारण रहा कि हमारे देश के इतिहास में इतने सारे वंशों ने शासन किया, इतने बड़े बड़े महान साम्राज्यों का हमारे देश के इतिहास में डेवलप यानी कि विकास हुआ दोस्तों, लेकिन फिर भी गुप्त काल को ही इतिहासकारों ने स्वर्ण काल की संज्ञा क्यों दी, ऐसा क्या कारण रहा। देखिए बेटा कि गुप्त काल में सभी क्षेत्रों का मतलब है बेटा कि जैसे आपके प्रशासनिक है, आर्थिक है, धार्मिक है और सामाजिक है, और कला, संस्कृति, विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, ये जो सभी क्षेत्र है दोस्तों, इन सभी क्षेत्रों का गुप्त काल के अंतर्गत सर्वांगीण विकास हुआ था। इसी कारण भारतीय इतिहास में दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण काल या गोल्डन एज या दोस्तों आपका क्लासिकल एज के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंतर्गत कि भारतीय इतिहास में किस काल को दोस्तों स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल को इतिहास के अंतर्गत
स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक बेटा कोई समस्या नहीं है। आगे चले, देखिए अपन चलते हैं आगे। देखिए बेटा, गुप्त काल में गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी बेटा? कि गुप्त काल में जो राजकीय भाषा थी, इस समय जो शासन की जो भाषा थी वो कौन सी थी बेटा? संस्कृत। क्या थी बेटा? संस्कृत। उसके बाद में गुप्त काल में गुप्त काल की राजकीय लिपि क्या थी बेटा? ब्राह्मी। ध्यान देना कि गुप्त काल में लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। गुप्त काल का राजकीय चिन्ह बेटा गरुड़ था। क्या था बेटा? गरुड़। ये ध्यान देना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं आपके इस इतिहास के अंतर्गत, यानी कि जब से ज्यादा इसी को पूछा जाता है कि गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त काल की राजकीय लिपि क्या थी बेटा? ब्राह्मी। और गुप्त काल का राजकीय चिन्ह क्या था बेटा? गरुड़ राजकीय चिन्ह आपका गुप्त काल का माना जाता है। देखिए दोस्तों, गुप्त काल को स्वर्ण काल और गोल्डन एज, क्लासिकल एज कहा जाता है। लेकिन दोस्तों एक इतिहासकार हुआ है आपका मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने, ध्यान देना बेटा, मैक्स मूलर ने गुप्त काल के साहित्य को बेटा, साहित्य को पुनर्जागरण, ध्यान देना, एक इतिहासकार हुआ है, ब्रिटेन का है, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने गुप्त काल के साहित्य को बेटा पुनर्जागरण का काल कहा है। ध्यान देना, क्या कहा है बेटा? पुनर्जागरण का काल। देखिए एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए कि गुप्त काल के अंतर्गत दोस्तों अपन कला और संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं। एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि गुप्त काल की जो आपकी राजकीय भाषा थी वो क्या थी बेटा? संस्कृत। गुप्त काल की राजकीय लिपि क्या थी बेटा? ब्राह्मी लिपि। क्या थी बेटा? ब्राह्मी लिपि। देखिए बेटा, गुप्त काल का राजकीय चिन्ह क्या था? आपका गरुड़ था। क्या था बेटा? गरुड़। यहां तक कोई समस्या नहीं है दोस्तों। गुप्त काल को इतिहास के अंतर्गत स्वर्ण काल और गोल्डन एज और क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है गुप्त काल को? स्वर्ण काल, गोल्डन एज और क्लासिकल एज। देखिए दोस्तों, एक इतिहासकार हुए हैं आपके मैक्स मूलर, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के थे, और इन्होंने दोस्तों गुप्त काल के साहित्य को क्या नाम दिया? पुनर्जागरण का काल कहा। किसने कहा? मैक्स मूलर ने कहा कि गुप्त काल के अंतर्गत जो साहित्य था वो दोस्तों भारतीय इतिहास का पुनर्जागरण का काल कहलाता है। क्या कहलाता बेटा? पुनर्जागरण का काल। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चले बेटा, देखिए चलते हैं आगे, देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपन दोस्तों देखते हैं गुप्त काल में आपका साहित्य। क्या देखते हैं बेटा? साहित्य। देखिए साहित्य के अंतर्गत दोस्तों गुप्त काल में ही रामायण और महाभारत को, रामायण
और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया था। अंतिम रूप दिया गया था। ध्यान देना बेटा कि गुप्त काल के साहित्य अपन देख रहे हैं। गुप्त काल के अंतर्गत देखिए दोस्तों कि गुप्त काल को दोस्तों गुप्त काल में ही रामायण और महाभारत जो दो महान भारतीय महाकाव्य हैं, इनकी दोस्तों गुप्त काल के अंतर्गत ही इन महान ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया था। किस काल में? गुप्त काल के अंतर्गत। आगे देखिए बेटा, आगे अपन देखते हैं कि गुप्त काल में ही दोस्तों पुराणों के, ध्यान देना बेटा, पुराणों के कि गुप्त काल में ही पुराणों के वर्तमान रूप का संकलन हुआ था। वर्तमान रूप का संकलन हुआ था। किसका बेटा? कि गुप्त काल में ही जो पुराण है, भारतीय इतिहास के जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। और इन 18 पुराणों का जो वर्तमान रूप हमें प्राप्त होता है वो किस काल की देन माना जाता है? आपके गुप्त काल की देन माना जाता है। किस काल की बेटा? गुप्त काल की देन माना जाता है कि पुराणों के अंतिम रचना या पुराणों का दोस्तों अंतिम रूप से इनका वर्तमान रूप कब आया? आपके गुप्त काल के अंतर्गत। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए बेटा कि इस काल में पंचतंत्र की रचना हुई थी। पंचतंत्र की रचना हुई थी। किसकी रचना? दोस्तों गुप्त काल का महान जो ग्रंथ हमें प्राप्त होता है आपका पंचतंत्र, इसकी रचना कब हुई थी बेटा? गुप्त काल के समय। रचना किसने की थी कि इसको किसने लिखा था? देखिए बेटा, पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था। किसने बेटा? कि आपके जो पंचतंत्र था, जो गुप्त काल की महान रचना मानी जाती है, इसकी रचना या इसको लिखने वाला कौन था बेटा? आपके विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने गुप्त काल के अंतर्गत एक ग्रंथ की रचना की और उस ग्रंथ का नाम है पंचतंत्र। देखिए दोस्तों, गुप्त काल के अंतर्गत हमें जो पंचतंत्र है उसकी उस समय के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है और दोस्तों यह महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। देखिए इतिहासकारों ने दोस्तों इसको पंचतंत्र इसलिए कहा गया है क्या इसके 5 भाग है। कितने बेटा? 5 भाग है। देखिए कि कौन कौन से इसके 5 भाग है। मित्र भेद पहला है बेटा, मित्र भेद। दूसरा है मित्र लाभ। कौन सा बेटा? मित्र लाभ। पंचतंत्र आपका 5 भागों में बटा हुआ है, इसी कारण दोस्तों इसका नाम क्या पड़ा? पंचतंत्र। देखिए पहला है मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ और तीसरा है दोस्तों आपका संधि विग्रह। तीसरा कौन सा है बेटा? संधि विग्रह। और चौथा है बेटा लब्ध प्रमाण। लब्ध प्रमाण। चौथा कौन सा है बेटा? लब्ध प्रमाण। पांचवा है बेटा अपरीक्षित कारक। कौन सा है पांचवा? अपरीक्षित कारक। पांचवा यहां लिख देता हूं, अपरीक्षित
कारक, ये 5 भाग हो गए। इसी कारण दोस्तों आपके इसको पंचतंत्र कहा जाता है। एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए बेटा। देखिए कि गुप्त काल का अपन साहित्य पढ़ रहे हैं। इस गुप्त कालीन साहित्य को दोस्तों मैक्स मुलर ने क्या कहा है? पुनर्जागरण का काल कहा है। यानी कि गुप्त काल के दोस्तों साहित्य को पुनर्जागरण का काल किस विद्वान ने कहा? मैक्स मुलर ने कहा। देखिए बेटा कि इस साहित्य के अंदर अपन देखते हैं कि भारतीय जो महान 2 आदि काव्य है, महाकाव्य है, उन दोनों महाकाव्यों को अंतिम रूप किस काल में दिया गया था? आपके गुप्त काल के अंतर्गत दिया गया था। किस काल में बेटा? गुप्त काल के अंतर्गत। अपन कह सकते हैं कि अंतिम रूप से रामायण और महाभारत की रचना किस काल के अंतर्गत हुई थी? गुप्त काल के अंतर्गत। देखिए दोस्तों उसके बाद में गुप्त काल में ही पुराणों को वर्तमान स्वरूप या वर्तमान रूप है मिला था। अपन कह सकते हैं कि पुराणों के अंतिम रचना किस काल के अंतर्गत हुई थी बेटा? गुप्त काल के अंतर्गत। देखिए दोस्तों इस काल में एक ग्रंथ है आपका पंचतंत्र, जिसकी रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा बेटा? विष्णु शर्मा के द्वारा। विष्णु शर्मा ने गुप्त काल में पंचतंत्र लिखा। यह पंचतंत्र दोस्तों 5 भागों में विभाजित है। पहला है आपका मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है बेटा संदेह विग्रह, चौथा है आपका लब्ध प्रमाण और 5वां है बेटा आपका अपरीक्षित कारक। इसी कारण दोस्तों इसे पंचतंत्र कहा जाता है। पंचतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 5 भाग है। इसी कारण इस ग्रंथ को दोस्तों पंचतंत्र कहा जाता। इस ग्रंथ में कई कथाएं भरी हुई है, यानी कि उस समय के कई कथाओं का इसमें उल्लेख हमें प्राप्त होता है और उसी समय का दोस्तों राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति के बारे में भी हमें इस ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन प्राप्त होता है। तो यहां तक दोस्तों कोई समस्या नहीं है। आगे चले बेटा। देखिए आगे अपन चलते हैं। देखिए गुप्त काल के सबसे प्रमुख हरिसेन। देखिए बेटा यह है समुद्र गुप्त का विदेश सचिव, और युद्ध वह शांति का मंत्री था। कौन? हरिसेन। देखिए बेटा हरिसेन आपके गुप्त काल का एक महान विद्वान हुआ है। यह महान राजा समुद्र गुप्त का विदेश सचिव था और विदेश सचिव के साथ साथ दोस्तों क्या था? युद्ध व शांति का मंत्री। आगे देखिए बेटा इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। क्या किया बेटा इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। किसने? हरिसेन। हरिसेन ने क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति। देखिए बेटा प्रयाग प्रशस्ति इसने संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में और दोस्तों चंपो शैली में इस महान व्यक्ति ने इस प्रशस्ति की रचना की। कौन कौन सी चीजों के अंदर की संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया? ब्राह्मी लिपि इस प्रशस्ति की लिपि थी और इस लिपि की शैली दोस्तों कौन सी थी? चंपू शैली। आगे देखिए बेटा अपन देखते हैं दूसरा आता है आपका वीरसेन।
देखिए बेटा, वीरसेन आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का विदेश सचिव और युद्ध व शांति का मंत्री था। युद्ध व शांति का मंत्री था कौन? वीरसेन। किसका बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय का। यानी कि गुप्त काल के अंतर्गत महान राजा विक्रमादित्य था और विक्रमादित्य का विदेश मंत्री या विदेश सचिव कौन था बेटा? चंद्रगुप्त वीरसेन। और यह युद्ध व शांति का मंत्री भी था। देखिए दोस्तों, इसने मतलब वीरसेन ने इसने उदयगिरी गुहालेख की रचना की थी। किसने? वीरसेन ने गुहालेख की रचना की थी। किसने? वीरसेन। एक बार इधर देखिए बेटा, अपन देख रहे हैं गुप्त काल का कला और संस्कृति। इसमें सबसे पहले दोस्त अपन ने लिया है साहित्य। देखिए कि इस काल में हरिसेन आपके समुद्रगुप्त का विदेश सचिव था और युद्ध व शांति का मंत्री भी था। इस महान विद्वान ने, इस महान कवि ने दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। किसकी रचना की दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति। अपन प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। इस प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि और चंपू शैली के अंतर्गत हरिसेन ने की थी। किसने की थी बेटा? हरिसेन। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत अगला आता है वीरसेन। वीरसेन दोस्तों आपका चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य का विदेश सचिव या दोस्तों युद्ध व शांति का मंत्री था। विदेश सचिव था और युद्ध व शांति का मंत्री भी कौन था बेटा? वीरसेन। इस वीरसेन ने दोस्तों विक्रमादित्य के शासन काल में उदयगिरी गुहा लेख की रचना की थी। क्या किया इसने बेटा? कि उदयगिरी गुहा लेख की रचना किस महान व्यक्ति ने की है? वीरसेन ने उदयगिरी गुहा लेख की रचना की है। यहां तक कोई समस्या? सभी को नमस्कार बेटा, सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत है देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों देखिए आगे अपन चलते हैं बेटा। देखिए बेटा, एक और आता है वत्स भट्ट। वत्स भट्ट यह है कुमार गुप्त प्रथम का दरबारी। वत्स भट्ट आता है बेटा, यह कुमार गुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। क्या था? दरबारी कवि। अब इसने क्या लिखा बेटा? देखिए, इसने मंदसौर, यानी कि वत्स भट्ट ने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। किसकी रचना कर रहा है बेटा? मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। ध्यान देना बेटा, अगर आपसे पूछे कि उदयगिरी गुहालेख और मंदसौर प्रशस्ति की रचना किस भाषा, किस लिपि में की गई है, तो भाषा आपकी वही संस्कृत आएगी, लिपि आपकी वही ब्राह्मी आएगी। तो ध्यान देना, यहाँ कोई समस्या वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है कि वत्स भट्ट आपका कुमार गुप्त प्रथम का दरबारी कवि था और इसने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की। किसकी रचना? मंदसौर प्रशस्ति की रचना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कालिदास, अपन ने देखा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के
नव रत्न, क्या देखे थे बेटा? नवे रत्न। तो उन नव रत्नों में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था कौन था? कालिदास। कालिदास के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के नव रत्नों में शामिल था। कौन? कालिदास। ध्यान देना, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नव रत्नों में शामिल था बेटा। इसने 7 ग्रंथों की रचना की थी। कितने ग्रंथ लिखे बेटा? कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की। देखते हैं कौन कौन से हैं इनके 7 ग्रंथ। देखिए, सबसे पहले बेटा आपका आता है रघुवंश। कौन सा बेटा? रघुवंश। देखिए, रघुवंश में बेटा राम के पूर्वजों का, राम के पूर्वजों का इतिहास है। कई बार पूछा गया है कि रघुवंश में किसका वर्णन हमें प्राप्त होता है? तो वर्णन किसका है बेटा? भगवान श्री राम के पूर्वजों का इतिहास किस ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है? कालिदास के रघुवंश के अंदर। आगे देखिए बेटा, दूसरा ग्रंथ है कुमार संभव। दूसरा कौन सा है? कुमार संभव। इसमें बेटा कार्तिकेय के जन्म कथा है। कार्तिकेय की जन्म कथा है। देखिए, इधर देखिए बेटा, गुप्त काल में आपका एक और ही महान कवि हुआ है वत्स भट्ट। दोस्तों, यह है आपका कुमार गुप्त प्रथम का क्या था? कवि था, दरबारी कवि था। इसने दोस्तों किसकी रचना की? मंदसौर प्रशस्ति की इस वत्स भट्ट ने रचना की। किसकी रचना कर रहा है? मंदसौर प्रशस्ति की। आगे देखिए बेटा कि इसने आता है गुप्त काल का महान विद्वान का आपके चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक था कालिदास। देखिए दोस्तों, यह कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का 9 रत्नों में शामिल था। इसने दोस्तों 7 ग्रंथों की रचना की। किसने? कालिदास। कितने ग्रंथ लिखे? 7 ग्रंथ लिखे। 7 ग्रंथों को अपन देखते हैं कि पहला ग्रंथ है दोस्तों इसका रघुवंश। कौन सा है बेटा? रघुवंश। रघुवंश के अंदर दोस्तों कालिदास ने भगवान श्री राम के पूर्वजों का इतिहास लिखा है। क्या लिखा है? भगवान श्री राम के पूर्वजों का इतिहास हमें किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? कालिदास के रघुवंश के अंदर। उसके बाद में इसका दूसरा ग्रंथ आता है बेटा कुमार संभव। कुमार संभव में कार्तिकेय की जन्म कथा है। भगवान शंकर यानी कि भोलेनाथ के 2 पुत्र थे आपके गणेश और कार्तिकेय। तो कार्तिकेय की जन्म कथा का उल्लेख में किस ग्रंथ के अंतर्गत प्राप्त होता है? कुमार संभव के अंदर। किस ग्रंथ में बेटा? कुमार संभव। कौन से या किस चीज का वर्णन प्राप्त होता है इस ग्रंथ में? भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय की जन्म कथा का उल्लेख में इसे कुमार संभव के अंदर प्राप्त होता है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चले बेटा, देखिए आगे अपन देखते हैं इनका अगला जो ग्रंथ है वो है बेटा मेघदूत। कौन सा है बेटा? मेघदूत। देखिए इसमें किसका वर्णन है? विरही यक्ष वह उसके प्रियतमा का
वर्णन है। देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि मेघदूत जो है उसमें विरही यक्ष व उसकी प्रियतमा का विरह वर्णन है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए अगला ग्रंथ ऋतुसंहार। ऋतुसंहार में दोस्तों कालिदास ने किसका उल्लेख किया है? 6 ऋतुओं का वर्णन। षड ऋतुओं का वर्णन किसमें? ऋतुसंहार में, कि जो 6 ऋतुएं हैं उनका वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो दोस्तों षड ऋतु का वर्णन हमें कालिदास के ऋतुसंहार में मिलता है। अगला है बेटा मालविका। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, ये भी आपकी कालिदास का ग्रंथ है दोस्तों। इसके अंदर मालविका व अग्निमित्र की प्रणय कथा है। देखिए बेटा इसमें मालविका व अग्निमित्र की प्रणय कथा है। किसमें? मालविका अग्निमित्र में। अगला आता है कालिदास का ग्रंथ बेटा विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय, इसमें दोस्तों उर्वशी व पूर्वा की प्रणय कथा का वर्णन है। उर्वशी व पूर्वा की परिणय कथा है। अगला ग्रंथ आता है आपका 7वां ग्रंथ। देखिए बेटा इसमें अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सा है बेटा? अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें बेटा हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत व शकुंतला का हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत व शकुंतला का प्रणय कथा व वियोग कथा और मिलन। देखिए बेटा कालिदास के सभी ग्रंथों का अपन देख रहे हैं, उनमें किसका वर्णन है, क्या है? देखिए बेटा कालिदास का जो मेघदूत है इसमें दोस्तों एक विरही यक्ष है और उसकी प्रियतमा का विरह का हमें वर्णन प्राप्त होता है। यानी कि मेघदूत के अंदर एक यक्ष है और उसकी जो प्रियतमा है उसके विरह या वियोग की कथा का वर्णन कालिदास ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। आगे देखिए बेटा अगला आता है ग्रंथ ऋतुसंहार। कालिदास ने इस ग्रंथ में सभी 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। कौन से ग्रंथ में? ऋतुसंहार के अंदर। अगला है मालविका अग्निमित्रम। कौन सा ग्रंथ है बेटा? मालविका अग्निमित्रम। इस ग्रंथ में मालविका व अग्निमित्र की प्रणय कथा और प्रेम कथा का वर्णन दोस्तों हमें प्राप्त होता है। कौन से? प्रेम कथा और प्रणय कथा का वर्णन मालविका और अग्निमित्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? कालिदास के मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ में। आगे देखिए बेटा अगला ग्रंथ है कि विक्रमोर्वशीय। इस ग्रंथ में दोस्तों उर्वशी और पूर्वा की प्रेम कथा और प्रणय कथा का वर्णन हमें प्राप्त होता है। किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। आगे है बेटा आपका अभिज्ञान शकुंतलम।
बहुत प्रसिद्ध और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। इसमें हस्तिनापुर के महान राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच में प्रेम कहानी का वर्णन है, उनका बिछुड़ना, फिर उनका मिलन का जो शानदार, जो अद्भुत जो वर्णन कालिदास ने किया है, वो दोस्तों हमें अभिज्ञान शकुंतलम के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसी कारण दोस्तों कालिदास को भारतीय इतिहास का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इनकी जो उपमा थी वो इतने शानदार थी कि इन्हीं उपमाओं के कारण कालिदास को भारतीय इतिहास में शेक्सपियर कहा जाता है। यानी कि भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। मिलते हैं दोस्तों कल अपन आगे इसी टॉपिक के साथ में और देखते हैं कि आगे और क्या है। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल।